नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक घटना पर बात करने वाले हैं। बंगाल का 2026 का चुनाव। सोचिए, 15 साल तक जो सत्ता एक अभेद्य किले की तरह खड़ी थी, वो अचानक कैसे ढह गई। एक नई राजनीतिक शक्ति ने कैसे इस किले को फतह किया। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के आज हम सिर्फ डेटा, जमीनी हकीकत और उन रणनीतियों की बात करेंगे जिन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन को करीब से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, फिर घोटाले और सिस्टम की थकान, तीसरा डिजिटल घेराबंदी, चौथा बदलती जनसांख्यिकी और आखिर में इसका राष्ट्रीय प्रभाव। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। बंगाल का वो 15 साल पुराना अभेद्य किला। बंगाल की राजनीति का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 2011 से पहले वहां लगातार 34 साल तक लेफ्ट का यानी वाम मोर्चे का शासन था। उस वक्त बदलाव की आंधी चली और 2011 में टीएमसी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके उस 34 साल पुराने किले को ढा दिया। फिर 2021 आया, विपक्ष बहुत आक्रामक था, लेकिन टीएमसी ने फिर से शानदार वापसी की। उस समय तो ऐसा लगने लगा था कि भाई ये किला तो सच में अजय है। लेकिन 2026 आते आते इतिहास ने खुद को दोहराया और सत्ता का एक नया ऐतिहासिक शिफ्ट देखने को मिला। अब आपको 2011 का वो दौर याद होगा। माँ, माटी, मानुष, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। एक ऐसा जमीनी नारा जिसने साधारण सूती साड़ी और हवाई चप्पल वाली छवि के साथ आम लोगों के दिलों में एक गहरी जगह बना ली थी। और सच कहें तो इसी नारे ने ममता बनर्जी को बंगाल की निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, घोटाले और सिस्टम की थकान। आखिर इस मजबूत किले में दरारें कैसे पड़ी? देखिए, जब कोई भी सरकार 15 सालों तक लगातार सत्ता में रहती है तो सिस्टम की थकान आना बहुत स्वाभाविक है। जमीनी स्तर पर कई शिकायतें जमा होने लगी थीं। भ्रष्टाचार, कट मनी कल्चर, लोकल सिंडिकेट्स, राजनीतिक हिंसा और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सोचिए, जब राज्य का पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाए तो अंदर ही अंदर हताशा बढ़ने लगती है, और यही असंतोष एक बड़े बदलाव की नींव रखता है। और इस आग में घी का काम किया शिक्षक भर्ती घोटाले ने। इस एक मुद्दे ने सत्ताधारी पार्टी की छवि को सबसे गहरा डेंट दिया। जब ईडी और सीबीआई ने ये जांच शुरू की कि नौकरियां पैसों के बदले बेची जा रही हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम जनता पर क्या गुजरी होगी। एक छात्र सालों तक मेहनत करता है, परीक्षा पास करता है और फिर पता चलता है कि उसकी नौकरी किसी और ने खरीद ली। इस घोटाले ने मध्यम वर्ग और उन शिक्षित युवाओं को सरकार से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। विपक्ष ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, बंगाल का फ्यूचर बेचा गया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं था, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने सीधे लोगों के दुखती रग पर हाथ रखा। रैलियों में इस बात को बार बार दोहराया गया और इस भावनात्मक पीड़ा को एक बहुत ही सफल राजनीतिक अभियान में बदल दिया गया। हमारा तीसरा भाग है डिजिटल घेराबंदी, यानी विपक्ष की वो स्मार्ट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। यहाँ चुनाव प्रचार का पूरा तरीका ही बदल चुका था। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी थी जो अपने पुराने तरीके अपना रही थी, वही पारंपरिक रैलियां और आधे आधे घंटे के लंबे भाषण। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एक पूरी तरह से आक्रामक डिजिटल वॉर छेड़ दिया था। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप के वायरल मैसेजेस और एआई से एडिट किए गए क्लिप्स। आज के समय में युवा वोटर का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। उसे 30 मिनट का भाषण नहीं, 30 सेकंड की क्रिस्प रील चाहिए। और बिल्कुल इसी 30 सेकंड की रील ने वो असर किया जो शायद बड़े बड़े भाषण नहीं कर पाए। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये जीत रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी लंबी रणनीति थी। विपक्ष ने क्या किया? उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं के जरिए जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की, ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं का जमकर प्रचार किया, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लगातार दौरों ने इस पार्टी को बंगाल में एक बाहरी ताकत के ठप्पे से निकालकर एक मुख्य और शक्तिशाली राजनीतिक विकल्प बना दिया। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बदलती जनसांख्यिकी। कैसे पोलराइजेशन और महिला वोटरों ने नतीजे तय किए।
इस चुनाव में धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण ने पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को एकदम बिखेर कर रख दिया। दोनों ही तरफ से भारी आरोप लगे। एक तरफ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात उठी तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक राजनीति की। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून और अवैध घुसपैठ जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों ने इस दरार को और चौड़ा कर दिया। खासकर सीमा से सटे जिलों में और उन ग्रामीण इलाकों में जहां शरणार्थी समुदाय रहते हैं, वहां वोटों का भारी एकत्रीकरण देखा गया। और यहां आता है इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, महिला मतदाता। ऐतिहासिक रूप से देखें तो महिला वोटर हमेशा से सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी ताकत रही हैं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं की वजह से 2026 से पहले तक महिलाओं का सॉलिड सपोर्ट सरकार के पास था। लेकिन 2026 में क्या हुआ? कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, लगातार हो रही हिंसा और बढ़ती आर्थिक चिंताओं ने इस सुरक्षित वोट बैंक में सेंध लगा दी। इस बड़े और अहम वोट बैंक का खिसकना सत्ता परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वजह बना। बाहर तो चुनौतियां थी ही, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। पार्टी के अंदर चल रही बगावत ने भी किले को अंदर से खोखला कर दिया। स्थानीय नेता इस बात से नाराज थे कि टिकट सही से नहीं बटे, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे थे और जो असली जमीनी कार्यकर्ता था वो खुद को इग्नोर महसूस कर रहा था। जब कोई भी लीडरशिप अपने ही कार्यकर्ताओं के इस जमीनी गुस्से को नहीं भांप पाती तो पूरी चुनावी मशीनरी का क्रैश होना तय हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, इसका राष्ट्रीय प्रभाव। भारतीय राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं मान रहे हैं, वो इसे एक ऐतिहासिक शिफ्ट बता रहे हैं। क्यों? पहला कारण, देश के एक बहुत ही प्रमुख और मजबूत विपक्षी किले का ढह जाना। दूसरा, इसका सीधा असर पूरे देश की विपक्षी राजनीति पर पड़ेगा, जो अब और कमजोर दिखाई दे रही है। और तीसरा, भारतीय राजनीति का तेजी से एक केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड स्वरूप की ओर मुड़ना। इस एक चुनाव के नतीजे ने पूरे देश के राजनीतिक नक्शे में एक बड़े फेरबदल की नींव रख दी है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या बंगाल के इस मजबूत किले का गिरना भारत में हमेशा के लिए केंद्रीकृत राजनीति की तरफ मुड़ने का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। खैर, लोकतंत्र में एक बात तो बिल्कुल साफ है, असली ताकत हमेशा जनता के हाथ में होती है और जब जनता का मूड बदलता है तो बड़े से बड़े किले यूं ही ढह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इस पूरी चर्चा को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।